एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले आज ही के दिन 1875 में गुजरात के क्षेत्र नंदियाड़ में जन्म लेकर और पूरे भारत, आज भारत ही नहीं बल्कि वर्तमान में पूरे विश्व में एक अलग छाप देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्मृतियां हैं वो हम सभी को अभी भी प्रभावित करती है। उनकी जो सोच थी कि हमारे देश का जो उत्पादक है, किसान वर्ग है, वो इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि इस देश का कोई भी नागरिक सोए ना, भूखा ना सोए। आज हम लोग देखते हैं कि सरकार के द्वारा अन्न दिया जाता है, अन्य किसी माध्यम से पहुंचाया जाता है, कई समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में एक तरफ अच्छा पहल चल रहा है और दूसरी तरफ विकृतियां आ रही हैं। क्या आदमी इतना कमज़ोर हो रहा है कि वह अपने खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा। दोनों पहलू को अगर सोचा जाए तो दिक्कतें आती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1909 तक किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। उन्हें राजनीति से ऐसा लगता था कि उनके बड़े जो भाई थे विट्ठल भाई पटेल जी, वो राजनीतिक व्यक्ति थे, उनको लगता था कि वो बेकार है, ऐसा काम करना सही नहीं है, अपना जीविकोपार्जन करिए। उससे क्या है कि अपना परिवार, अगर अपना परिवार मजबूत रहेगा तो हम सब मजबूत रहेंगे। उन्होंने वकील की डिग्री ली, बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन जाकर किया और वहाँ से आए गुजरात में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, काम किया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि अगर भारतीय स्वतंत्र नहीं होंगे तो ये सब चीजें बेकार है, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे जो हो, पहले देश होना चाहिए। उनके धीरे धीरे मन में बातें बैठना शुरू हो गई और गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो धीरे धीरे उनके पीछे वो भी चलने लगे, क्योंकि गांधी जी 1915 तक विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुके थे, दक्षिण अफ्रीका में काम करके लगातार 22 वर्षों तक। जब 1918 में गुजरात गांधी जी गए खेड़ा आंदोलन करने के लिए तो वहां उनके पीछे वो भी लग गए। जैसे आज कई राजनीतिक पार्टियों में कोई छोटे लोग लगे रहते हैं, लेकिन 1928 में गुजरात में टैक्स बढ़ा दिया गया, 6% से डायरेक्ट 28% कर दिया गया। ऐसे समय में गांधी जी ने कहा कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मान गए। अभी तक वो कोई उन्हें जानता नहीं था उस तरह से, ना सरदार थे वो, ना कुछ थे, सिर्फ वल्लभ भाई थे। इसके बाद 28 में जब वो आंदोलन इतना सफल हुआ, इतना मजबूत हुआ कि ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि गुजरात की पूरी जनता, यहाँ तक कि महिलाएं भी उसमें साथ आ गई। और जब ये आंदोलन फिर से 22% जो टैक्स बढ़ा था उसको घटा के अंग्रेजों ने 6.3 पे लाके कर दिया, तो जाकर के वहाँ की महिलाएं इतनी खुश हुई कि उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे सरदार हैं। अब कोई भी धर्म हो भारत का इस समय, कोई भी जाति हो भारत की इस समय, उन्हें सरदार कहने से परहेज नहीं करती है। सिर्फ सिख ही उन्हें सरदार नहीं कहते हैं, पूरा भारत उन्हें आज, यहाँ तक कि पूरा विश्व उन्हें सरदार की उपाधि से जानने लगा कि वो सरदार हो गए। अभी हम लोग पढ़ते क्या है, सिख धर्म के लोग ही सरदार होते हैं, नहीं, वो सिख ना होते हुए भी सरदार हो गए, इस देश के सरदार हो गए, सिरमौर हो गए और लगातार भारत की एकता के लिए प्रयत्नशील होते गए। यहाँ तक कि आगे चल के जो आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन, और ब्रिटिश शासन का जब भारत की वहाँ से ब्रिटिश से कैबिनेट मिशन भारत 46 में आया 24 मार्च को, तो वहाँ का जो पैथिक लॉरेंस था वो ना तो अभी गांधी जी से मिलना चाहता था, ना ही उस समय के मोहम्मद अली जिन्ना से मिलना चाहता था, ना ही वो जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहता था। वो उसका मानना था कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मुलाकात हो। उन्होंने जब पटेल जी से पूछा क्या आप भारत का विभाजन चाहते हैं, तो उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो भी मैं भारत का विभाजन नहीं चाहूँगा। गांधी जी के पास गए,
गांधी जी ने कहा कि मेरी लाश पर ही भारत का विभाजन होगा। पंडित नेहरू ने असमंजसता की स्थिति प्रकट की कि जैसा सही लगे। जिन्ना का कहना था कि मुझे पाकिस्तान अलग चाहिए, मैं और किसी चीज पे समझौता नहीं चाहता हूं। पुनः जब बात गई सामने, उस समय के लॉर्ड माउंटबेटन कहे कि क्या आप पटेल जी विभाजन चाहते हैं, तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि अब जिन्ना अगर विभाजन चाहते हैं तो ठीक, नहीं चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अब विभाजन मैं चाहता हूं। क्योंकि भारत इतने दुखदाई और पीड़ित स्थिति में पहुंच गया था कि उन्होंने कहा कि जो अलग होना चाहते हैं पहले वो अलग हो जाए, उसके बाद मैं एक नए भारत का निर्माण करूंगा। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। पटेल जी ने एक चीज उनके दिमाग में बैठी और बसी थी कि अगर स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्रता आपके देश को मिल गई है, उसके बावजूद भी आप अगर परतंत्र की श्रेणी में आते हैं, परतंत्रता जैसा काम करते हैं और परतंत्रता जैसी दुर्गंध उसमें से आती है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता की रूपरेखा अनुच्छेद 19 से 22 तक रखी गई, उसमें कहीं ना कहीं पटेल जी ने अपनी अहम भूमिका भी निभाई कि कैसे कैसे व्यक्तियों को स्वतंत्र रखना है। भारत के बिस्मार्क को एक पटेल, सरदार पटेल को बनने में भारत का बिस्मार्क इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी, यहाँ तक कि उनको हृदय की बीमारी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नित्य प्रतिदिन काम करते थे और सच्ची निष्ठा से काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू और जिन्ना की सोच में इतना अंतर था कि नेहरू शान शौकत से रहा करते थे, जबकि पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्र में वल्लभ भाई पटेल उनसे काफ़ी आगे थे, लेकिन वो हमेशा गरीबों को लेके चलते थे। उनका कहना था अगर हमारे गरीब भारत का निर्माण एक अच्छे रूप में, सुसंगठित रूप से हो जाएगा, एकता के रूप में हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे और इतने आगे चले जाएंगे कि हमारा भारत एक बार फिर विश्व गुरु की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, अभी भी आप जानते हैं कि लगभग 73 साल गणतंत्र हुए भारत को हो गए और 75वां वर्षगांठ अभी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का मनाया, लेकिन अभी भी भारत एक प्रकार से स्वतंत्र तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी बटे हुए हैं। और बटने का जो सबसे बड़ा कारण है, ये है धर्म और जाति। देखिए, स्वयं पटेल जी ने कहा था, ऐसा नहीं है कि अभी है, ये पहले भी था। उन्होंने उसी समय कह दिया था कि अगर हम धर्म और जाति से ऊपर नहीं उठते हैं तो हम कभी स्वतंत्रता की श्रेणी नहीं पा सकते हैं। अगर धर्म और जाति में ही बंधे रह गए जीवन भर, तो हम सिर्फ नीचे धंसते चले जाएंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। कभी भी ये बात सामने आती है, देखिए आप वैदिक काल से उठा लीजिए और अभी तक कहीं पे जातियों का विभाजन इतनी भयानक तरीके से नहीं हुआ है जितना आज वर्तमान समय में हम देखते हैं। सिर्फ चार ही जातियां चलती हैं, एक हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 धर्म का जो एक श्रेणी बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद इसमें ये जो आधार बनाया गया था, ये कोई जन्म का आधार नहीं था, ये कर्म का आधार था। अगर कोई शूद्र भी ब्राह्मणत्व का काम करता है तो वो ब्राह्मण है, और कोई ब्राह्मण अगर शूद्र का काम कर रहा था तो वो शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। कर्म के आधार पर इसका बंटवारा की। लेकिन 650 ईस्वी के बाद भारत देश में छोटी छोटी जातियां का उदय हो गया, और ये जो जातियां बनी, ये चाहे हमारा भारत राजपूत काल था इतिहास में, उसमें विभाजन का काल बना, टूट गया। आपस में ही क्षत्रिय लोग लड़ने लगे कि हम श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, वो कहते थे हम श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं। कई धर्म और जाति के लोग आपस में बंटने लगे, और आज वर्तमान में इतनी जातियां बन गई कि जिसका पूरा फायदा हमारे अन्य लोग उठाते हैं, चाहे वो विदेशी शक्तियां हो, चाहे बड़ी बड़ी पार्टी। अगर सर्व समाज और हितार्थ की बातें की जाए
एकता अखंडता की बात की जाए तो उसमें आपको जाति और धर्म लाना ही नहीं है, सिर्फ एक शब्द सोचना है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि सबके शरीर में एक ही रक्त है और वो क्या है, लाल रंग का रक्त है, खून एक ही है। सबको जन्म से ईश्वर ही देते हैं, सब अपने माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं, सब इस देश का निर्माण करने के लिए पैदा हुए हैं, कोई पैर खींचने के लिए जन्म नहीं लिया है। तो अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा उचित हो रही है आपकी, उसका निर्माण तभी अच्छा होगा जब आप जाति धर्म इन सब मुद्दों से काफी दूर निकल जाएंगे। अगर इन्हीं में अकड़े रहे तो आप एकता के जो हमारे पटेल जी का जो सपना था है, साकार है, जो स्मृतियां हैं उनकी, उनको अगर साकार करना है तो उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इन सब बंधनों से काफी दूर होकर के हमेशा आगे देख कर चलना है, सोच के चलना है कि हमारे हित में क्या है और इस देश के हित में क्या है। अगर आप बंधे हैं तो आप कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।